अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। आज़ाद कश्मीर जनरल इलेक्शन इसी महीने होने जा रहे हैं। शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन आज़ाद कश्मीर में सियासी कशीदगी, सियासी बहरान बरकरार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर में बहरान है, इसका ज़िम्मेदार वफाकी वज़रा के बयानात हैं। उन्होंने कहा कि ये जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, ये मैन मेड क्राइसिस है। उन्होंने कहा कि ये फेडरल मिनिस्टर मेड क्राइसिस हैं और उनका इशारा मरकज़ की तरफ था, वफाकी पॉलिसीज़ की तरफ था। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में, जबकि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सियासी बहरान है जो कि इस लेवल का इससे पहले हमने नहीं देखा, तो क्या इलेक्शन का होना, पुरअमन तरीके से होना भी एक सवालिया निशान है। इन्हीं मामलात पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, जो कि 2 दफ़ा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर रहे। इन्हीं से जानते हैं कि ये जो बहरान है इसका ज़िम्मेदार कौन है, क्योंकि वफाकी वज़रा जो हैं वो ज़िम्मेदार कश्मीर की हुकूमत को कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी वज़रा को ज़िम्मेदार करार दे रही है, ज़िम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त जो सियासी बहरान है, इससे पहले हमने देखा कि कश्मीर की जब हम हिस्ट्री देखते हैं, बिलखुसूस जब आप भी प्राइम मिनिस्टर रहे, तो एक मुश्किल टाइम था, अर्थक्वेक आया था, सैलाब के बाद आप मुश्किल वक्त में प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इससे पहले नहीं थी। अब जब हम देखते हैं कि वफाकी वज़रा के बयानात वफाक की तरफ से और फिर हम बिलावल भुट्टो साहब के बयानात देखते हैं, तो हमें ऐसे नज़र आता है कि कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि जो बहरान है इसका जो डायरेक्टली ज़िम्मेदार कौन है, और जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि जो वफाकी वज़रा मेड जो क्राइसिस है, मिनिस्टर ने जो बयानात दिए उसकी वजह से ये मामलात इस नहज पर गए हैं, तो क्या वाकई ऐसे? जी बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आज़ाद कश्मीर का बहरान जो है वो रातों रात पैदा नहीं हुआ, इसमें काफ़ी वक्त लगा। और ये जो सूरत हाल है इसका बहुत और जायज़ा लेने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि इसके 2-3 फेजेज़ हैं। एक फ़ेज़ वो है जो पिछले 2-3 साल से तहरीक शुरू हुआ, और ये वो अरसा है, इस थोड़ा सा और 2-4 साल पीछे चले जाएं, कि जब तहरीर स्क्वायर से शुरू होने वाले आलमी बहरानों ने जन्म लिया और वह सारी दुनिया उसकी लपेट में किसी न किसी तरह आई, और हम भी थोड़ा बहुत, हमें भी उसका हिस्सा मिलता है। उससे थोड़ा सा और पीछे जाएं तो जो 10-15-18 साल का अरसा है, इसमें आज़ाद कश्मीर में एक तो यह है कि रियासती सियासत का बिल्कुल ख़ात्मा कर दिया गया मरकज़ी हुकूमतों के ज़ोर से, और गैर रियासती सियासत और इक़्तिदार की पॉलिटिक्स जो है उसके जोड़ तोड़ में सारी कौम को लगा दिया गया, और उसमें पार्लिमानी बहरान आए, बार बार हुकूमतें तब्दील हुई, और वो एक ऐसा खला पैदा हुआ, वो भी इसका सबब है। लेकिन इससे भी अगर आप पीछे जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि आज़ाद कश्मीर का जो ख़ित्ता है, गिलगित बल्तिस्तान हो या पाकिस्तान के और कई इलाके भी हैं, लेकिन ये इलाका ख़ास तौर पे जो है ये दुश्मन की नज़र में हमेशा से रोज़ अव्वल से चुभता है। और इसमें उन्होंने कभी भी इस बात की उन्हें इससे गुरेज नहीं किया कि वो आज़ाद कश्मीर के हालात, गिलगित बल्तिस्तान के हालात और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से इस्तेफ़ादा ना करें, उसको हवा ना दें और ख़राबी ना करें। तो फिर इसी के साथ साथ उन्हें बैरूनी दुनिया में बाज़ लोग ऐसे हैं कि हमारे बड़ी मुहिब वतन, बड़े पैट्रियाट, बड़े आला दर्जे के कश्मीरी पाकिस्तानी डायस्पोरा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो किसी न किसी वजह से मुख्तलिफ़ तहरीकों के साथ जुड़े हुए हैं। आप देखते हैं कि सिंध के अंदर एक हालात रहे ऐसे, कराची के अंदर रहे हैं, KP के अंदर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर। तो उन लोगों के उन तहरीकों के साथ वाबस्ता जो लोग हैं उनका मरकज़ भी यूरोप है, और वहाँ पे कश्मीरियों की भी एक बड़ी तादाद है। तो ये इन सारी बातों का तालमेल भी करवाया गया, और लोग अभी तक पाकिस्तान के जो मुखालिफ और दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो कर रही हैं। तो इस सारी बात को इस तवील पस मंज़र में देखने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आज़ाद कश्मीर का मौजूदा बहरान, ये कहना बिल्कुल मरकज़ी वज़रा के बयानात का उन्होंने किसी बात में थोड़ा इजाफ़ा किया हो, किसी बात में नहीं कह सकता। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब बड़े काबिल एहतराम कदावर शख्सियत हैं, बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा नहीं है। उनकी अपनी मालूमात हैं, वो उनको अपनी राय का हक़ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मरकज़ी हुकूमत के वज़रा के बयानात की वजह से ये बहरान पैदा हुआ हो। वो लोग जो बातें कर रहे हैं, देखें ना, मरकज़ी वज़रा ने तो उनकी नाजायज़ बातें भी मानी हैं, उनको वो कंसेशन दिया जो सारे मुल्क में, पाकिस्तान हिंदुस्तान में कहीं नहीं दी जा सकती। मरकज़ी वज़रा ने तो कत्ल की FIR माफ़ करने का फ़ैसला किया, प्रॉपर्टी की 1.5-2 अरब 3 अरब रुपये की डिस्ट्रक्शन है वो उससे दस्तबरदार हुए, और 177 FIR जो हैं उनको वापस लेने का मुतालबा किया, बिजली सस्ती की, आटे पर सब्सिडी दी। तो मरकज़ी हुकूमत के जो लोग जाते रहे
वो मुस्लिम लीग के थे या पीपल्स पार्टी के थे या बाकी लोग थे, तो उन्होंने अपने तौर पर बड़ी कोशिश की है इन सारे लोगों से बात करने की। और ये सारे लोग भी ऐसे नहीं है, ये बात समझना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर के लोग 99% से ज़्यादा मुहिब वतन लोग हैं, प्रो पाकिस्तान हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं। एक तबका बीच में ऐसा आ गया है जो ये बहुत औल फोल बातें करता है, बेसरोपा बातें करता है। कभी माहिरीन की नशिस्तें हो गई, कभी पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ हो गया, कभी पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूदगी हो गई, कभी माहिदा कराची हो गया, कभी आज़ाद कश्मीर का एक्ट 74 हो गया, कभी हुकूमत आज़ाद कश्मीर का स्टेटस हो गया। तो ये सारी बातें कि जिनका आज़ाद कश्मीर के आम आदमी के साथ क्या ताल्लुक़ है, सवाल ये पैदा होता है। तो इस तरह इस बहरान को अगर आप देखें तो फिर इसको मरलावार देखना पड़ेगा कि 2, 3, 4 हिस्सों पर फैला हुआ है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कश्मीर में मौजूद हैं और वो कह रहे हैं कि कोई दरमियानी रास्ता निकलना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि वो इसमें कामयाब हो पाएंगे, कोई दरमियानी रास्ता निकाल पाएंगे, और क्या हो सकता है दरमियानी रास्ता? देखिए, दरमियानी रास्ते की बात यह है कि सारे अमल में 2 तरह के लोग शरीक हैं। एक वो लोग शरीक हैं जो पाकिस्तान के आइन को, कानून को, रियासत जम्मू और कश्मीर के इदारों को, आइन को मानते हैं। एक वो लोग हैं और वो सादा लोग हैं, बेखबर लोग हैं, मासूमियत से वहाँ फंस गए हैं। एक वो तबका है महदूद सा जिन्होंने ऐलान किया है कि वो आइन को, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी फ़ौज की मौजूदगी को, आज़ाद कश्मीर, हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर की रिट को, किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। एक वो तबका है। अब ये बिलावल भुट्टो साहब खुद बेहतर बता सकते हैं कि इस तरह के जो तबकात सिंध के और कराची के अंदर हैं, क्या वो उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, क्या उनके साथ आइन और कानून के अलावा कोई दरमियानी रास्ता निकालने के लिए तैयार हैं। अगर कोई फार्मूला ऐसा है जो सिंध में या कराची में काम कर सकता है तो उसको आज़ाद कश्मीर में भी ज़रूर ट्राई करें, KP में भी ट्राई करें, पंजाब में भी ट्राई करें। लेकिन अगर वहाँ और बाकी सारे मुल्क में आप आइन और कानून की बात करते हैं और रियासत के रिट की बात करते हैं कि वो बहाल होनी चाहिए, देखिए लोग करते क्या हैं ये भी तो मालूम होना चाहिए ना। बात यह है कि कुछ लोगों ने आम आदमी का रास्ता बंद किया हुआ है। आप अस्पताल नहीं जा सकते, मार्केट नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, मदरसे नहीं जा सकते, कब्रिस्तान नहीं जा सकते, खुशी गमी में नहीं जा सकते, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा सकते, शादी ब्याह में नहीं जा सकते। तो वो जो रास्ते बंद हैं वो इंतज़ामिया खुलवाना चाहती है, खुलवा रही है, कामयाबी से खुलवा रही है। और इधर से कुछ लोगों ने, एहतजाज करने वाले लोगों ने, कलादम तंजीम के लोगों ने तशद्दुद करके 1-2 जवान शहीद कर दिए, सिविल आबादी के 1-2 लोगों को नुकसान पहुँचाया। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि किसके साथ दरमियानी रास्ता आप निकालना चाहते हैं। अगर तो आप मुहिब वतन शहरियों के साथ रास्ता निकालना चाहते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, 100% ठीक बात है। जो लोग आइन कानून से बगावत कर चुके हैं, कलअदम हैं, दहशत गर्दी के वाक़ात में मुलव्वस हैं, उन लोगों के बारे में तो फिर बिलावल भुट्टो साहब को बेहतर रहनुमाई करनी चाहिए कि आइन और कानून की बालादस्ती के अलावा और कौन सा रास्ता है इंसानी मज़हब, इंसानी दुनिया में। मैं आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ 195 ममालिक में जो सबसे कम कोई दर्जे का मामला है वो तलाश करिए, नरम मामला वो तलाश करिए और उसको देखिए, आज़ाद फिर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी बात है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो अपने हलकों तक नहीं जा पा रहे, इस कदर हालात कशीदा हैं। तो आप क्या इलेक्शन को पुरअमन देख रहे हैं, पुरअमन होता हुआ? देखिए, इलेक्शन जो है वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा पुरअमन नहीं होता। आज़ाद कश्मीर में ज़ल्ज़ला आया था, 40,000 लोग हमारे शहीद हो गए थे, उसके बावजूद इलेक्शन हुआ और मैं ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बना। तो उससे पहले भी जो इलेक्शन होता रहे, पंजाब सिंध में सैलाब आया, आपने देखा कि इलेक्शन होता रहा। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फौज थी, इलेक्शन हुए, उन्होंने करवाए। ईरान इराक की जंग थी, ईरान में 3 इलेक्शन हुए। तो सवाल ही पैदा होता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको आप सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के साथ, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए आप फौज क्यों बुलाते हैं, आप रेंजर्स क्यों बुलाते हैं? इसलिए कि आप मुतालबा करता है इलेक्शन कमीशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्या दिया है कि ये हालात हल्के के ठीक नहीं है, फ़लाँ हल्के में आप इजाफी फोर्सेस भेज दें। तो ये तो आपको लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना होता है। इसलिए इसको बात अगर आप ये कहें कि कोई एक जत्थे की या दूसरे जत्थे की बात मान ली जाए और जत्थों की बात मानकर आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल करने चले जाएं और इलेक्शन को शेड्यूल से आगे पीछे करें, तो इसका क्या जवाब तारीख में दिया जाएगा, कौम को क्या जवाब दिया जाएगा कि जहाँ कोई 2-4 हज़ार आदमी उठे, रास्ते बंद करे, वहाँ पे आप सरेंडर कर जाएंगे? ये तो नहीं हो सकता। मैंने जो कुछ सियासत तो थोड़ी बहुत सीखी है, देखी है, 7-8 इलेक्शन में लड़ चुका हूँ और हुकूमत में रहा हूँ। जैसे आपने कहा 2 मरतबा हुकूमत में रहने का मौका मिला है, अपोजिशन लीडर की हैसियत से मैंने काम किया है, ईद शबरातें हमने जेलों में की हैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। तो ये मुझे नहीं अंदाज़ा कि इन बातों में दरमियानी रास्ता क्या निकल सकता है। इस वक्त एक तबका पाकिस्तान को गाली दे रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज को गाली दे रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज निकल जाए, हिंदुस्तानी फ़ौज को हम देख लेंगे। ज़रा मुतालबा तो देखें आप,
कि पाकिस्तानी फ़ौज निकल जाए, यानी अब मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर उन्होंने कोई बुरी बात कहनी है तो चले कम दर्जे के बाद ये कह सकते हैं नहीं पाकिस्तानी हिंदुस्तानी फ़ौज निकले। मेरे लिए तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद करती हैं। माहिदा कराची मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और हुकूमत पाकिस्तान का, मेरी पार्टी का और हुकूमत पाकिस्तान का माहिदा हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद करता है कि लॉ एंड ऑर्डर की देखभाल करे। लेकिन अगर वो कहना ही था उन्होंने तो हिंदुस्तान का जिक्र करते हुए क्यों शर्माते हैं? वो कहते हैं कि हिंदुस्तान को बाद में देख लेंगे, मेरे पाकिस्तानी फोर्सेज यहाँ से निकले। सवाल यह कि हिंदुस्तान की 10 लाख फ़ौज हमारे बॉर्डर पर खड़ी है, एक हमलावर फ़ौज है और एक दफ़ा करने वाली फ़ौज है। आप दफ़ा करने वाली फ़ौज को घर से निकालना चाहते हैं, आप जो है वो गेट से चौकीदार को हटाना चाहते हैं, मुहाफ़िज़ को हटाना चाहते हैं, और चोरों के लिए कहते हैं कि हम उनके साथ बाद में निपट लेंगे, देख लें। ये क्या बात हुई? तो ये जो मुतालबात हैं, इनका ठंडे दिल से पाकिस्तान की क़यादत को जायज़ा लेना चाहिए और अच्छे और बुरे में तफरीक करनी चाहिए। जिस बात पर उनका, मैं नहीं कहता कि मेरे कहने पर या मेरी तजवीज़ पर, जिस बात पर उनका दिल मुतमईन हो, जो बात वो पीपल्स पार्टी के लिए, जो बात वो सिंध के सूबे के लिए जहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, और मरकज़ को भी जब वो कहते हैं तो देखिए इंतज़ामी ओहदों पर मुस्लिम लीग बैठी हुई है, आईनी ओहदों पर पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। ये तो नहीं हो सकता कि जो मीठा मीठा हड़प हो जाए और कड़वा कड़वा थू हो जाए। वो जिम्मेदारी लेनी चाहिए इस बात की, हुकूमत में बैठे वो भी बैठे हुए हैं। यानी आप दोनों को जिम्मेदार समझते हैं वफाकी हुकूमत? नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने कहना है तो फिर अपने लोगों को भी कहें और बाकियों को भी कहें। वो ये कहें कि मरकज़ में बैठे हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनसे कोई गलती हुई है तो उसकी निशानदेही करें, उनको इसलाह के लिए कहें। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात को मरकज़ी वज़रा के ज़िम्मे मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है। अभी हम एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। लेकिन सरदार साहब, जिस तरह से बिलावल भुट्टो भी जो है वो कह रहे हैं कि हम कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं, मौलाना भी कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, तो आपने मौजूदा पाकिस्तान की सियासी क़यादत से रब्ता किया हो या आपने भी इसके हवाले से कोशिश की हो? देखिए, गुजारिश ये है कि मौलाना साहब से जब उन्होंने रब्ता किया, मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी कदावर दीनी सियासी शख्सियत हैं, तो उन्होंने जो बात कही वो मीडिया पर कही। उन्होंने कहा कि पहले आप धरना ख़त्म करें तो उसके बाद मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। अब ये बात उनको मान लेनी चाहिए थी। दूसरा, ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए और मीडिया के जरिए लोगों को पता लगनी चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में ये जो जत्थाबरदार लोग हैं और जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, इन्होंने सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के अमीर मौलाना सईद यूसुफ साहब पर हमला किया और उनके कारवान पर हमला किया और मार पिटाई की। तो आज़ाद कश्मीर में एक ही नाखुशगवार वाक़ा पेश आया सियासी मजहबी लोगों के साथ, वो इन एहतजाज करने वालों को और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात का है। तो इसलिए वो जो बात मौलाना ने कही है वो ये है कि वो पहले धरना ख़त्म करें और उसके बाद उनसे बातचीत हो। तो मौलाना बहुत तजुर्बाकार शख्स हैं, वो ये बात जो उन्होंने मुतालबा किया उस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, उनको गौर करना चाहिए एहतजाज करने वालों को, कि अगर वो मुतालबा कर रहे हैं कि आप पहले धरना ख़त्म करें, हम बात करते हैं, तो बात करनी चाहिए। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब अगर कोई ऐसी बात उनके जहन में है, इल्म में है, तो देखिए आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इन लोगों को कलअदम करार दिया है बिलावल भुट्टो साहब की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है फैसल राठौर साहब ने। इन लोगों को दहशतगर्द करार दिया है और ये कहा है कि दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। तो बिलावल भुट्टो साहब के सामने ये सारी बातें ज़रूर होंगी ना कि उनकी अपनी हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में और मरकज़ में भी वो बैठे हुए हैं, सिंध में भी बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं। तो उनको चाहिए कि वो अपनी हुकूमत से पूछे ना। उनके वज़ीर आज़म ने जो असम्बली में तकरीर की है, बजट स्पीच की है, वो आप जहाँ बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं तो उन पर दिखाइए ना कि उनके पार्टी के आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर साहब क्या कह रहे हैं वहाँ पे। वो कह रहे हैं हमने सारी कोशिश की है मुज़ाकरात। फैसल राठौर साहब चल के इनके घर गए बतौर वज़ीर आज़म कि बात करने के लिए आइए, जैसे APC हम सारे बैठे हुए थे और उन्होंने हमें बताया कि उन्हें इनकार कर दिया कि मुज़ाकरात नहीं करते। लेकिन जब हाजा आसफ़ साहब ने कश्मीर के मुतल्लिक, रावलकोट के मुतल्लिक एक मुतनाज़ स्टेटमेंट दी थी तो उसका बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल बिलावल भुट्टो साहब ने दिया था। और शायद अभी लग रहा है कि जो अभी भी बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो इसीलिए कि वो इसी तरफ उनका इशारा है कि जो वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से ये मसला हुआ पैदा। उस बयान को आप कैसे देखते हैं? हाजा आसफ़ साहब जो हैं बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वो अपनी बात शायद बयान ठीक तरह नहीं कर सके। वो जो बात कहना चाहते थे वो उसको मैंने भी जवाब में फिर एक्सप्लेन भी किया था। वो ये कहना चाहते थे कि ये जो रावलकोट है और बाग है और पुंछ का इलाका है,
ये रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पुंछ की एक रियासत थी, उस पुंछ का हिस्सा है। जो मीरपुर का इलाका है वो जम्मू का हिस्सा है, जो मुजफ्फराबाद का हिस्सा है वो वादी का हिस्सा है। तो क्या ये रहे थे कि ये कश्मीर, नॉर्मली कश्मीर समझा जाता है श्रीनगर को, कश्मीर के सूबे को। ये बात आप समझिए, एक जम्मू का सूबा है, कश्मीर का सूबा है, और एक पुंछ की रियासत थी, जो रियासत के अंदर बड़ी रियासत थी। महाराजा पुंछ बहुत बड़ा कदावर शख्स था, तो हम लोग जो हैं वो उसकी पुंछ की रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तो ये बाकी इलाके जो हैं दूसरी रियासतों में थे। तो ये जो उनने, तो मैंने उसकी वजाहत उन्होंने की थी। मैंने उनसे कहा था कि उनको वजाहत करनी चाहिए कि वो ये कहते हैं कि जी आप बलोची हैं, आप तो बिल्कुल ठीक है, बलूचिस्तान में रहते बलोची हैं, लेकिन ये आपको कैसे कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी नहीं है? आप पंजाबी हैं, सिंधी हैं, या पठान या बलोच हैं, तो ये बात तो ठीक है, कोई कहे कि आप पंजाबी हैं, लेकिन ये तो नहीं कह सकते आप क्या पाकिस्तानी नहीं है। एक आदमी पंजाबी है, उसकी सूबाई शनाख्त है, लेकिन उसकी कौमी शनाख्त है। ये तमाम लोग जो हैं ये कश्मीरी हैं, हम तमाम लोग रियासत जम्मू कश्मीर के साथ ताल्लुक़ है। और वो बात बिल्कुल उस तरह नहीं कहनी चाहिए थी कायद साहब को, बड़ी दिलादारी हुई है लोगों की, या उनको अपनी बात एक्सप्लेन करनी चाहिए। क्या ना वो और चाहते थे, क्या जल्दी में गुस्से में मुकर्रर की बड़ी कमज़ोरी होती है कि वो ये बात जो है ये कहने वाली बिल्कुल नहीं थी। और इस तरह किसी पूरे इलाके को, पूरे तबके को कोई दुनिया में कंडेम नहीं करता, कहीं नहीं कंडेम किया जाता। तो ये सारे लोग जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अल्लाह का फजल है। और ये ठीक है कि किसी का पुंछ से ताल्लुक़ है, किसी का जम्मू से है, किसी का लद्दाख से है, किसी का कश्मीर से है, वो 3-4 इकाइयाँ हैं कश्मीर की, उसके लोगों का ताल्लुक़ है। सरदार साहब, जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ हुकूमत थी। मुशर्रफ साहब भी हाँ थे कि हमारे जो इंडिया के साथ भारत का ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों, नॉर्मल हों। कुछ रोज़ कबल तकरीबन 100 से ज़ायद पाकिस्तानी और भारतीय शख्सियात ने लेटर लिखे हैं दोनों हुकूमतों को, दोनों वज़ीर आज़म को, कि जो हमारे यहाँ भारत और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए, मामलात जो हैं वो कूल डाउन होने चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से खुर्शीद कसूरी साहब भी थे और भी लोग थे। तो आप क्या समझते हैं कि भारत के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो कैसे होने चाहिए? और इस वक्त जबकि भारत तो हमारे जो दरिया हैं उनके ऊपर भी डैम्स बना रहा है, और सिंध-तास मुआहदा भी जो है वो मुअत्तल है, तकरीबन 1 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है। देखिए, हिंदुस्तान के साथ जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो दो तरह के। एक ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों सॉवरन इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, उस हैसियत से उनके ताल्लुकात हैं, उसमें से कोई दखल अंदाजी किसी कश्मीरी गैर कश्मीरी को नहीं करनी चाहिए। एक बात तो ये। एक बात यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी तनाज़ा है, जिसे साउथ एशिया और सारी दुनिया के अमन को एक फ्लैश पॉइंट बना दिया है, वो है मसला कश्मीर। मसला कश्मीर को पसे पुश डाल के या मसला कश्मीर की कीमत पर आप हिंदुस्तान के साथ कोई ताल्लुकात करें, तजारत करें, सफारतकारी करें, आमद रफ्त करें, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट करें, अमन की आशा चलाएँ, ये कोई बात नहीं हो सकती। माजी का तजर्बा 100% आपसे देखिए, बायलैटरलिज्म हैज़ मिजरेबली फेल्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। दो तरफा ताल्लुकात की कोई हैसियत और अहमियत नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान वजूद में आए थर्ड पार्टी के ज़रिए, अंग्रेज़ के ज़रिए, फैसिलिटेशन के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए। सिंध-तास मुआहदा आपने किया वर्ल्ड बैंक के ज़रिए, थर्ड पार्टी के ज़रिए। खैम करना आपने आज़ाद करवाया थर्ड पार्टी के ज़रिए। शिमला मुआहदा आपने नेगोशिएट किया थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए। आपने मशरक़ी पाकिस्तान के कैदियों को वापस लाया थर्ड पार्टीज़ के ज़रिए। तो यहाँ पर कश्मीरी एक बड़ी बुनियादी पार्टी है, जम्मू कश्मीर की आवाम 1.5 करोड़ से ज़ायद, जिन्हें कुर्बानी दी है। और ये मसला जब तक हल हो, आप हिंदुस्तान के साथ कोई पायदार ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। इसलिए इस बात को ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए कि मसला कश्मीर की कीमत पर, शुहदा जम्मू और कश्मीर के खून की कीमत पर और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात कभी ना चल सकते हैं, ना पायदार हो सकते हैं। और तिजारत की बात ही आप ना करें। तिजारत की बात यह है कि हिंदुस्तान अपना डेफिसिट बजट लेके निकलेगा, खसारे का बजट शो करेगा। जो चीज़ आप पाकिस्तान में 100 रुपये की बनाते हैं वो हिंदुस्तान 40 रुपये की बना के मार्केट में बेचेगा, खुद 60 रुपये का खसारा बर्दाश्त करेगा। ये आपकी 100 रुपये वाली फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बढ़ेगा। और जब ये सारा क्लोज हो जाएगा तो हिंदुस्तानी मालियाती इदारे कहेंगे अच्छा जी, हम आपको खोलने के लिए पैसे देते हैं और आप अपनी फैक्ट्री भी खोलें, साथ हमारी भी लगाएं, और ये बैंक हमारा काम कर रहा है। तो ये कहाँ का सौदा आप मतलब कोई दानिशमंद आदमी कर सकता है? तो हिंदुस्तान के साथ तिजारत नहीं इन हालात में की जा सकती जिन हालात में कि कश्मीर पेंडिंग हो। उन्होंने अभी जारियत की हुई है कश्मीर के ऊपर। उन्होंने जो है इंडस वाटर ट्रीटी को जो है एक तरफा तौर पर सस्पेंड नहीं कर सकते। वो दुनिया का कोई मायदा उन्हें कायदा इजाज़त नहीं देता, वो उन्होंने की हुई है। अभी वाटर एग्रेशन कर रहे हैं और वो जो है उनको करने का इसका कोई हक़ नहीं है। इन हालात में सवाल ये पैदा होता है कि जो बुनियादी बातें हैं उनको छोड़ के, उनको एड्रेस किए बगैर आप ऊपर से अर्शा तरशा करके तो पेरिफरी में
कितने ताल्लुकात ठीक करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। इसलिए आपको हार्ड कोर जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान, उनमें सबसे बुनियादी मसला जम्मू कश्मीर का मसला है और उसके बाद बाकी मसाइल। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। जिस तरह सरदार साहब अब हिंदुस्तान एक्सपोज हुआ है, जैसे हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं कि मुअत्तल किया एक तरफ़ा तौर पर हिंदुस्तान ने, वो नहीं था कर सकता, यानी इससे पहले भी बड़े मुश्किल हालात रहे। इसके अलावा हिंदुस्तान जिस तरह पाकिस्तान में प्रॉक्सीज़ के ज़रिए अफ़गानिस्तान को इन्वॉल्व करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, तो जब आप प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी क्या इंडिया का यही तरीक़ेकार था? चूँकि जिस तरह से हिंदुस्तान ने एक नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, तो इस वक्त हिंदुस्तान बिल्कुल सफारती लिहाज से तनहा हो गया, एक्सपोज हो गया कि एक झूठ था, वो झूठ जो है उसको जो उसने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे किसी फोरम पे साबित नहीं कर सका। तो जब हम 2006 में जाते हैं, जब आप थे प्राइम मिनिस्टर, तो क्या उस वक्त भी ऐसी चीज़ें आपके सामने आती थी कि हिंदुस्तान का यही शुरू से रवैया? देखिए, हिंदुस्तान का रोज़ अव्वल से रवैया ये है कि उसने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा मसला है, ताल्लुकात की राह में रुकावट है, वो ये है कि नेगोशिएशन उन्होंने की 3 जून के प्लान पे, जो प्लान बेस के पे बैठ के डिस्कस हुआ, सारी लीडरशिप ने एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने इसको दिल से कबूल नहीं किया। चुनांचे पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक दिन भी दिल से रिकनसाइल नहीं किया, उनने पाकिस्तान को के वजूद को दिल से तस्लीम नहीं किया। ये सबसे बड़ा मसला है। उसी के नतीजे में मसला कश्मीर भी पैदा हुआ कि महात्मा गांधी जो हैं, बापूजी उनको कहते थे, सारी दुनिया उनको जाके मिलती थी, लेकिन इधर से पिंडी से मरी से मुजफ्फराबाद के रास्ते गए और जाके महाराजा को मिले कश्मीर में और उसे कहा कि आपने ये मामला करीब पहुंच चुका है, आप मेहरबानी करके थोड़ा सा होल्ड बैक करें, इंतज़ार करें और जल्दी से आपने कोई फैसला नहीं करना। 85% से ज़्यादा उस वक्त मुसलमान थे रियासत में, और जिस जमात के साथ मेरा ताल्लुक़ है, आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, उस जमात की पार्लिमानी पार्टी जो 100% हमारे पास थी, सारी रियासत के 21 मेंबर थे और 19 जुलाई को 21 मेंबर हमारे पास बैठे हुए थे जब हमने करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर की है और पास की है। तो वो हम सवाद आज़म इसीलिए कहते हैं कि हम वन ऑफ दी मेजर पार्टीज़ नहीं थे, बल्कि हम सवाद आज़म थे। तो उन हालात में जब ये करारदाद भी हो चुकी, 21 मेंबर भी मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान के इलेक्ट हो चुके, उन हालात में महाराजा हरी सिंह ने, हिंदुस्तान ने पटियाला से और कपूरथला से और इस पंजाब से जो है वो सिविल कपड़ों में फ़ौजी भेजने शुरू कर दिए, और उसके नतीजे में फिर जवाब में मुजाहिद वालिद मोहतरम मुजाहिद सरदार कयूम खान साहब ने 23 साल की उम्र में नीलापट से जिहाद शुरू किया, जो 18 महीने चला, जिसके नतीजे में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के 32,000 भी इलाके आज़ाद हुए। तो ये हिंदुस्तान ने अगर दिल से तस्लीम किया होता, तो देखिए पाकिस्तान की रियासत जम्मू कश्मीर जो है वो तारीख़ी एतबार से, फ़ितरी एतबार से, तक आज़ादी हिंद के उसूलों के मुताबिक और लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून के प्लान के मुताबिक, सकाफ़ती एतबार से, ज़हनी फ़िक्री एतबार से, माशी एतबार से वो ममलकत खुदाद पाकिस्तान का हिस्सा है। इसको उन्होंने रोक दिया, इसी वजह से तनाज़ा बाकी रहे, कोई एक्सेस नहीं थी। सारे रास्ते पाकिस्तान के साथ आते हैं, एक रास्ता पठानकोट से अंग्रेज़ ने मिलकर वहाँ से जो है वो इनको मुहैया किया थोड़ा सा, और एक गुजरगाह मुहैया की, और उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फ़ौजी कब्ज़े में तब्दील करने की कोशिश की। तो ये जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हिंदुस्तानी पॉलिसी मेकर्स का, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में अहम रोल अदा किया, कायद आज़म के साथ, मुस्लिम लीग के साथ बैठ के नेगोशिएट किया, उनने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। तो जो अब एक तरफ़ा तौर पर सिंध ताश माहदे को मुअत्तल किया है भारत ने, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या मकासद होंगे? देखिए, इसमें तो एक तो ये है कि ये माहदा कोई रातों रात तो मुअत्तल नहीं हुआ, इसमें हमारी सुस्त रवि का भी दखल है। हमें माजी में जिस वक्त ये बातें कर रहे थे, देखिए ना, डैम को एक रात में नहीं बनता, आप आलमी इदारों से नेगोशिएट करते हैं, आप उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं, साइट एयरमार्क करते हैं, फाइनेंसेस मोबिलाइज करते हैं। तो उस सारे वक्त में हमें आलमी इदारों में एहतजाज करना चाहिए था, प्रोटेस्ट करना चाहिए था, हमें सीरियसली लेना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ और हम खामोश रहे, और एन जिस वक्त हिंदुस्तान पानी मोड़ने के स्टेज पर चला गया और हमने थोड़ी बहुत बात की और हमने कहा कि हम बैरूनी दुनिया की आलमी अदालत में जाते हैं और बाकी जाते हैं, तो इसलिए ये वो हिंदुस्तान कर नहीं सकता किसी सूरत किसी आलमी माहदे को जो थर्ड पार्टी ने इस बात का आपको पाबंद किया हो, वो आप उस माहदे को एक तरफा तौर पर यूनिलेटरली सस्पेंड नहीं कर सकते। इसलिए इस पर पाकिस्तान का पूरा हक है कि वो कानूनी चारा जो भी करे, और अगर हिंदुस्तान ने कोई तशद्दुद
फ़ौजी और अस्करी कोड की बुनियाद पर किया है, तो पाकिस्तान के पास पूरा अखलाकी हक़ है कि वो उसका जिस महाज पर हो सके जवाब दे। ये मुआहदा तो अंडर द सुपरविजन ऑफ वर्ल्ड बैंक हुआ था जी। तो आप क्या समझते हैं कि फिर वर्ल्ड बैंक भी बेबस है या वर्ल्ड बैंक खुद खामोश है, क्योंकि हमारी तो बका है ना इन्हीं पानियों के ऊपर। नहीं, वर्ल्ड बैंक खामोश की बात यह है कि वर्ल्ड बैंक को हमें सेंसिटाइज करना है, हमें प्रॉपरली, जैसे मैंने कहा कि जिस वक्त नकुल हरकत शुरू हुई थी उनने प्लान शुरू किए थे, सारी बात हमारे प्लान में हो। दुनिया के किसी मुल्क में कोई नकुल हरकत हो तो पाकिस्तान के इदारे, अल्लाह उनको सलामत रखे, ऐसे कॉम्पिटेंट हैं, उन्हें बहुत सारी बातें, सारी दुनिया एक दूसरे पर नज़र रखती है, तो हमने हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान ने हम पर तो नज़र रखी हुई है, उसमें तो दो राय नहीं है। तो ये हमें बर वक्त इनके इक़दाम करने चाहिए थे, लेकिन अब ये हो गया है, इसके बावजूद हमारे पास पूरा आईनी कानूनी हक़ है आलमी कानून के तहत कि हम इसके ऊपर जो है वो अपना पानी बहाल करवाने के लिए आलमी इदारों से रजू करें, वर्ल्ड बैंक को में टेकअप करें और बाकी दुनिया में इसके ऊपर अपना रोल प्ले करें और अपना बिल्कुल एक एग्रेसिव इनिशिएटिव जो है और मूव हमें करनी चाहिए। अच्छा, आपकी सरदार साहब जो पार्टी है आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मुतअद्दिद मरतबा आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना चुकी है। पहले आपके बड़े मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी होती थी, अब और भी पार्टीज़ आ गई हैं, तो अब इस वक्त आपकी पार्टी क्या स्टेटस है, कहाँ खड़े हैं? देखिए, बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो 1932 में बनी, तो उसके फ़ौरन बाद 5-7 सालों बाद अंग्रेज़ और हिंदू की क़यादत ने मिलकर उसको तोड़ा और उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदलने की कोशिश की। तो 1932 के लेके यहाँ तक जो सफ़र है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी से किया है, लेकिन इसमें अफसोसनाक पहलू ये हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर इस वक्त अगर आप देखें, कायदे आज़म की पॉलिसी ये थी कि सारे मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग बनाएंगे। रियासत जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को उन्होंने अपनी जमात करार दिया और कहा कि मैं यहाँ जमात नहीं बनाऊँगा, ये पॉलिसी थी कायदे आज़म की डिक्लेयर। तो बाद में पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है वहाँ उन्होंने सियासी इंतखाबी दखलंदाजी का सिलसिला शुरू किया और सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर की, जो नज़रिया इलाके पाकिस्तान और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत वाबस्तगी पर यकीन रखती है। तो उसके नतीजे में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर किया गया। मुस्लिम कमज़ोर हुई नहीं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर किया गया। आप फेयर इलेक्शन की अगर देखें सारी दास्तान, 70 के पहली बार इलेक्शन का हमें मौका मिला, उसको देखें तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बहुत, सरदार अयूब खान साहब ने सदारती निज़ामी हुकूमत के तहत बहुत कई लाख की लीड से वो इलेक्शन जीते। पाकिस्तान में भुट्टो साहब, ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान साहब और आज़ाद कश्मीर में मुजाहिद अव्वल सरदार अयूब खान साहब। उसके बाद फिर जो 85 में जो इलेक्शन हुए जनरल ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने में, उसमें चूँकि इनकी जमात वहाँ नहीं थी तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने 2-3 इलेक्शन करवाए तो वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई। नवाज़ लीग वहाँ नहीं बनी थी तो मियाँ नवाज शरीफ के दौर में, साहब के दौर में इलेक्शन हुए तो वहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत बनाई। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप मरकज़ी हुकूमत के ज़ोर पर एक जमात की तोड़ फोड़ की कोशिश करेंगे और उसे कमज़ोर करेंगे तो फिर मद्दे मुकाबल गैर मद्दे मुकाबल की बात नहीं है। दूसरा ये है कि हमारी सियासत महज़ इंतखाबी नहीं है, हमने इंतखाबात या असम्बली या हुकूमत के नतीजे में जन्म नहीं लिया, हमने नज़रिए और अक़ीदे की बुनियाद पर तारीख़ के तसलसल के नतीजे में वजूद में आए, हमने उस तसलसल को कायम रखा हुआ है। उसके लिए हम असम्बली के अंदर हों, बाहर हों, कमज़ोर हों, ताकतवर हों, हमारा जो नज़रियाती रोल है उसको हम जितने कुछ है वो अदा करते रहेंगे और कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई डेवलपमेंट नज़र आती है, और बिलखुसूस जब हम कराची की भी बात करते हैं तो हमें मुशर्रफ एरा में जो है वो नज़र आती है डेवलपमेंट। आप भी चूँकि उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर रहे, तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त में और आज के वक्त में, नो डाउट जब आप प्राइम मिनिस्टर थे एक बड़ा क्राइसिस था, एक बड़ा अर्थक्वेक आया था, हज़ारों लोग मुतासर हुए थे, तो आज की हुकूमत में कौन सा पैटर्न, आपको क्या बुनियादी फ़र्क नज़र आता है? क्योंकि अल्टीमेट किसी भी पोलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, पब्लिक तो चाहती है कि उनके जो बेसिक इशूज़ हैं वो हल हों, हेल्थ, एजुकेशन, जो बेसिक मसाइल हैं वो हल हों। देखिए, आज़ाद कश्मीर की जो डेवलपमेंट की तारीख़ है वो बार बार ये बात के लिए अच्छी लगती है कि तारीख़ का रिकॉर्ड है, जो मैं रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, तो वो सरदार अयूब खान साहब 70 में जब प्रेसिडेंट हो गए तो पहली मरतबा उन्होंने PND, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का महकमा कायम किया और ये महकमा ही इस तरह थे नीचे आज़ाद कश्मीर में, तो ये डेवलपमेंट उन्होंने शुरू की। लिटरेसी रेट हमारा 4-5% से कम था, कोई ख़त पढ़ने वाला नहीं होता था पूरे इलाके में, तो मुजाहिद अव्वल ने तालीम का जाल बिछा दिया और पंजाब से टीचर्स मंगवा के आज़ाद कश्मीर स्कूल खोले। तो डेवलपमेंट का जो मेजर क्रेडिट है इदारे कायम करने का, इदारे बनाने का, वो सारे का सारा जो है अगर आप 100% न भी दें तो 80% से ज़्यादा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, और उसमें 70 के अरसे में आप देते हैं 70 से 75 तक, और उसके बाद फिर जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमतें बनी हैं
हम ये डेवलपमेंट बाकी लोग भी करते रहे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है कि कितना अर्सा, नवाज लीग की हुकूमत रही है, PTI की हुकूमत रही है, ये सारे लोग अपना काम करते रहे अपने पैसे का। लेकिन मेजर जो काम है डेवलपमेंट का आज़ाद कश्मीर में वो हुआ है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौरे हुकूमत। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अतीक खान साहब, और हमने कोशिश की कि इस वक्त जो सियासी बहरान है सियासी बहरान को कम करने के लिए जो कोशिश की जा रही है, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी इस वक्त कश्मीर में हैं, इलेक्शन जो हैं वो इसी महीने शेड्यूल्ड हैं, तो क्या इसी बहरान के साथ इलेक्शन का होना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन अल्टीमेट जो है वो सवाल यही है कि जो पब्लिक है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो, पब्लिक के बुनियादी मसाइल होते हैं और उन बुनियादी मसाइल को कोई भी पॉलिटिकल जो पार्टी है या हुकूमत है वो हल करे। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए बोल वीकेंड स्पेशल विद ज़ुहैब मंशा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।